तो भाई आज मैं आप लोगों को कहीं लेके जाने वाला हूं, जरा गेस करो कहां ले जाऊंगा। मैं आज आपको लेके जाऊंगा नेपाल। आपको पता होगा कि भारत के आसपास के जितने भी देश है, चाइना, जापान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी को मैंने कवर किया और बताया है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ के इंटरनेट, यहाँ का सोशल मीडिया, यहाँ के इंटरनेट प्लान्स और लोग क्या क्या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। आज नंबर आ चुका है भाई नेपाल का, जो कि हमारा करीबी देश है, पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, प्यारा सा देश है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल में टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न आईटी है, वो कब डेवलप हुई। अब ये अर्ली अडेप्टर्स में से नहीं है। यहाँ पर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन है, वो काफ़ी लेट हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि भारत का बहुत जल्दी हो गया है, भारत का भी काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन अब बहुत ग्रोथ पे है भारत का। नेपाल में भी इतना अर्ली एडेप्शन नहीं हुआ था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का, इंटरनेट का, 4G का, 3G का। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि लोग इंटरनेट कौन सी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य तौर पर यहां पर 3 कंपनियां हैं। पहली नेपाल टेलीकॉम, जो कि हमारे यहाँ BSNL है, ऐसी नेपाल टेलीकॉम काम करता है वहां पर। तो सरकारी है, वो ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करती है, 4G 3G सब जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहां पर होता है। सेकेंड है वहां पर एनसेल, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। और थर्ड नंबर पर है स्मार्ट टेलीकॉम, स्मार्ट का। तो बेसिकली ये 3 कंपनियां हैं जो नेपाल में काम करती हैं। इंटरनेट प्राइसेस की मैं यहां पर बात करूं तो भाई इंटरनेट यहां पर काफ़ी महंगा है, काफ़ी। 805 नेपाली रुपए में यहां पर करीब आपको 28 दिन के लिए 1 GB पर डे के हिसाब से मतलब 28 GB मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन होती है। और वो उसके लिए आपको 805 रुपए देने पड़ते हैं। अनलिमिटेड प्लान जैसे अभी हम देखते हैं जियो में, इस तरीके का प्लान या जियो जितना सस्ता इंटरनेट नेपाल में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बात करें 4G की, अलग अलग प्लान है, अनलिमिटेड कोई भी नहीं है। और मैंने इंडिया से कंपेयर किया तो वहां पर इंटरनेट काफ़ी महंगा है। और नेपाल की औसतन स्पीड और एवरेज स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड की देखी जाए तो 20 Mbps है। भारत की औसतन स्पीड है 35 Mbps। और इस दुनिया में सबसे फास्ट जो भी इंटरनेट स्पीड है एवरेज किसी कंट्री की, तो वो ताइवान की है, जो कि है 85 Mbps। तो कहीं ना कहीं भारत भी काफ़ी पीछे है एवरेज इंटरनेट स्पीड में, 35 Mbps है। और नेपाल उससे भी पीछे है, नेपाल की 20 Mbps है। तो देखा जाए तो इंटरनेट की हालत काफ़ी ख़राब है, मतलब इतना फास्ट इंटरनेट लोगों को नहीं मिलता है 4G 3G इन सब के होने के बावजूद भी। अब बात करते हैं यहाँ की टेक्नोलॉजी में क्या। पगोडाज आपने देखा होगा कि तो खैर प्राचीन है टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर घरों के जो बनने का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अलग होता है। यही ऐसा ही स्ट्रक्चर जापान में भी देखने को मिलता है, चाइना में भी देखने को मिलता है, और बहुत सारे देश हैं। अलग अलग देशों का अलग होता है, लेकिन मेन उनका वही स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे 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 घर होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, अच्छे घर होते हैं, लाइट वेट घर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ महावीर पन के बारे में कि ये कौन है। तो देखो भाई, महावीर पन एक नेपालीज टीचर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और इनको वहाँ के इंटरनेट और वायरलेस का कर्ता धर्ता कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या इन्होंने कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई है? नहीं। क्या 4G लेकर आए हैं ये दुनिया में, नेपाल में? नहीं। इन्होंने क्या किया, इनके गांव में, अब नेपाल में ऐसे सुदूर इलाके हैं, ऐसे पहाड़ी गांव हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट पहुंचाना बहुत मुश्किल की बात है। इवन वायर्ड इंटरनेट पहुंचाना भी बहुत मुश्किल की बात है। इन्होंने गांव-गांव में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे गाँव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी है, ताकि जो छोटे छोटे गाँव हैं, जो छोटी छोटी जगहें हैं, वो बाकी की दुनिया से कनेक्ट हो सके। नेपाल कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। नेपाल का जो बजट है, कोई इतना ज़्यादा बजट नहीं है। नेपाल कंट्री शायद हमारे उत्तर प्रदेश और बाकी के कुछ राज्यों को ऐसे मिला दे, छोटी सी जगह बनती है। नेपाल बहुत कोई बड़ा और बहुत ज़्यादा कोई समृद्ध देश नहीं है, छोटा सा देश है, बजट छोटा है, पैसे की तंगी जैसे हमारे भारत, पाकिस्तान, आसपास बांग्लादेश जैसे हमारे यहाँ किल्लत रहती है, बहुत सारी चीज़ों की परेशानी रहती है, सेम परेशानी नेपाल में भी देखने को मिलती है। लेकिन नेपाल के साथ ये चैलेंज ये आता है कि भाई पहाड़ी इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ पर हर जगह वायरलेस इंटरनेट पहुँचाना, वाईफाई पहुँचाना, ये सब काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो इन्होंने ऐसा काम किया है महावीर पन जी ने कि इंटरनेट प्रोवाइड किया। इनको हॉल ऑफ फेम भी कहा जाता है, हॉल ऑफ फेम में, और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इनको काफ़ी सम्मानित किया गया है, काफ़ी सम्मान दिया गया है इस चीज़ के लिए। अब आगे बात करते हैं कि और क्या नई चीज़। देखो भाई, नेपाल की हर एक टेक्नोलॉजी की बात के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ नॉर्मल कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूं जो आपको जानना जरूरी। अब एक 18 साल का नेपाली बच्चा है जिसका नाम है मालिन कर्की। उसने एक नई चीज़ ईजाद की। स्टीफन हॉकिंग की एक बुक पढ़ रहा था वो एक बार। उसने देखा कि हमारे जो बाल हैं उससे सोलर पैनल बनाया जा सकता है। तो भाई उन्होंने ये बुक में ये पढ़ा कि
हमारे बालों को अगर घिसे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बालों को घिसने से बनती है, आपने भी बचपन में खेला होगा, स्केल लेके, मैंने बहुत खेला है, स्केल लेके बालों में घिसते हैं और पेपर के ऊपर रखते हैं तो वो पेपर का टुकड़ा चिपक जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको मालूम होगा। तो वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो एक पदार्थ है, एक चीज, पिगमेंट होता है बालों में जिसको मेलेनिन कहते हैं, और जो मेलेनिन होता है वो कंडक्टर बन जाता है अगर, या वैसी प्रॉपर्टी शो करता है जब उस पर धूप की किरणें पड़ती हैं। दैट मीन्स वो सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकता है। आपको पता है कि जो सोलर पैनल बनते हैं, सोलर सेल्स बनते हैं, उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। तो मेलिन कार्की ने, जो कि एक 18 साल का बच्चा है, या आप किशोर कह सकते हो या वयस्क भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। आपकी नज़र में 18 साल का बच्चा हो सकता है अगर आपकी उम्र 40 साल है, 18 साल का भाई हो सकता है अगर आप 20 साल के हो, या आप 12 साल के हो तो 18 साल के भैया हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई उसने, वो बहुत पहले से भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में लगा हुआ था, तो उसको आइडिया आया और उसने बाल का इस्तेमाल किया और 8 वोल्ट और 12 वोल्ट का एक सोलर पैनल भी तैयार कर लिया उसने, जो कि बालों की मदद से चलता है। इंसानी बाल, अब आपको पता होगा कि सिलिकॉन से सस्ते होते हैं इंसानी बाल, कितने रुपए किलो मिल जाते हैं। हाँ, इनका धंधा होता है, बालों का धंधा होता है, ये बिकते हैं, इंसानी बाल बिकते हैं। तो इंसानी बालों से सोलर पैनल बनाया जा सकता है जो कि सिलिकॉन से सस्ता है। तो सस्ते सोलर पैनल बनाए जा सकते हैं, जो कि नेपाल के लिए बहुत अच्छी बात है, एनर्जी की वो पूर्ति कर सकते हैं। अब बालों की कमी किसी के पास नहीं होती, बाल खरीद के अब उसको यूजर रिप्लेस भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मेलेनिन होता है, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जिससे सोलर पैनल बनाया जा सकता है, और सक्सेसफुली सोलर पैनल बना रही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये एक बहुत नई चीज लगी तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेपाल के और टेक्नोलॉजी के बारे में। नेपाल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, 10 तरह की टेक्नोलॉजी होंगी और बहुत सारी होंगी, मैं हाईलाइट्स बता रहा हूं उनको। जो आश्चर्यचकित बात है कि कोई इंसान अकेले मिलके ऐसे पहाड़ों में और ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां महंगे महंगे सोलर पैनल लगा के लोगों को वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, ऐसे सुदूर इलाकों में। तो ये मैंने आपको बता दिया मिस्टर महावीरपन के बारे में। अब मैंने आपको मलिन करके इसके बारे में बताया, मलिन के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, 18 साल का लड़का है मलिन, उसने ऐसे काम कर दिया, ये बहुत नई बात है। बात करते हैं सोशल मीडिया की, यहाँ पर क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो 95% से ज़्यादा लोग यहाँ पर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है इंस्टाग्राम, थर्ड नंबर पर ट्विटर, और बाकी जो सारी एप्लीकेशन वगैरह वो इस्तेमाल की जाती है। व्हाट्सएप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और टेलीग्राम भी काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत से कम इस्तेमाल होता है, प्रतिशत की बात करें, इंस्टाग्राम। यहाँ पर फेसबुक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता चल गया। यहाँ पर नाइट डेटा का भी काफ़ी वो अभी भी चलन चल रहा है, जो भारत में बहुत पहले चला करता था। हमारे यहाँ होता था ना, सुबह मतलब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इंटरनेट काफ़ी मिलता था। तो यहाँ पर ऐसे प्लान भी हैं, शायद एनसेल में है, अगर आप नेपाल से हैं तो मुझे बताना एनसेल में है या स्मार्ट में है, कि आप रात से सुबह तक 3 GB मिलता है आपको, फिर दिन में 3 GB मिलता है, और एक 4G डेटा अलग 3 GB मिलता है। मतलब जो 4G का है वो 3 GB अलग, नॉर्मल इंटरनेट 3 GB अलग, और रात का 3 GB अलग। टोटल 9 GB मिलता है, करीब 500 या 600 या 800 रुपए। वैसे महंगा, इंडिया के हिसाब से बहुत महंगा। तो 500 रुपए में 30 दिन के लिए 9 GB डेटा वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत कम है। अगर इंडिया के इंटरनेट प्लान्स के हिसाब से आप नेपाल के प्लान्स को कंपेयर करो तो नेपाल का जो इंटरनेट है वो काफ़ी महंगा है, और अनलिमिटेड प्लान जैसी कोई चीज़ वहाँ मैंने देखी नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये गलत हो, मेरी रिसर्च खराब हो, क्योंकि मैं नेपाल में रहता नहीं हूँ और मैं एकदम जाके हर चीज़ डिटेल में नहीं देख सकता। लेकिन ये जो मेजर वेबसाइट्स हैं वहाँ पर मैंने चेक किया, और वो जो प्लान्स हैं वो मुझे काफ़ी महंगे लगे। और लोगों की शिकायत भी नेपाल में ये है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि उनके जो पेलोड्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G के लिए, वो उस लेवल तक नहीं है। हालांकि 5G की अनाउंसमेंट भी नेपाल में हो चुकी है कि नेपाल में 5G आ जाएगा और किसी कंपनी की कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो देखते हैं कैसा 5G आता है। इंडिया में भी काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि जियो लेके आएगा मेड इन इंडिया 5G, क्योंकि हुआवे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। मिस्टर अंबानी अब ये चीज़ लेकर आएंगे, तो देखते हैं भाई 5G कैसा होगा। लेकिन ये सच बात है कि हमारे आसपास जो देसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पर हमें नाम का ही 4G मिलता है, स्पीड अच्छी मिलती नहीं है। अब नेपाल के लोग, जो लोग देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि सागर भाई नेपाल के इंटरनेट को स्लो बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। हमारे यहाँ भी यार हमें इंटरनेट बहुत धीरे मिलता है, नाम का 4G मिलता है। मैंने तो ट्विटर पर ट्वीट भी कर रखा है, मेरे 4G की जियो की स्पीड 1 Mbps आती है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 4G की स्पीड क्या 1 Mbps होनी चाहिए? 3G की भी इतनी नहीं होती। तो हमें इंटरनेट मिलता नहीं है भाई, सिर्फ वादे मिलते हैं, और नाम के लिए 5G कर देगा, 6G 7G कर देगा, मिलेगी भाई 2-3 Mbps, जो कि बहुत खराब बात है। मैंने एयरटेल और जियो दोनों को कंप्लेन की हुई है, शायद महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। उनके कस्टमर केयर ने सुन लिया, कंप्लेन नंबर दे दिया, जो भी कर दिया, कोई सुनवाई नहीं है।
वो ये लोग बोलते हैं कि सर अपना सिम चेंज करके देखो, मोबाइल के नेटवर्क सर्च करके मैनुअल पे लगा के देखो, सेटिंग्स ठीक करके देखो। क्या उनको ये लगता है कि मुझे इतनी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी? ये सब चीज़ें देख के वो टरका देते हैं और स्पीड तो मिलती ही नहीं है। इसको मतलब सेपरेट लपेटे में लूंगा इन्हें, एक दिन लूंगा मैं इनको लपेटे में। अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, इसके बारे में पूरे एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा कि कौन सी कंपनी क्या स्पीड देती है, कैसे लोगों को टरकाती है, कस्टमर केयर को भगाती है, और कौन सी कंपनी सही है, इसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि मैंने सबको कंप्लेन दे के रखी है। अब देखते हैं कौन सी कंपनी पहले काम करती है और कौन सी कंपनी का इंटरनेट सही चलता है मेरे एरिया में। अब ये मेरे अकेले का नहीं है, मेरे एरिया में जितने लोग हैं सबको इतनी स्पीड मिलती है। नाम का 4G है सिर्फ। थोड़ा रुक जाते हैं, काम होता है कि नहीं, उसके बाद जरा देखेंगे क्या होता है। तो मैंने आपको बता दी नेपाल की टेक्नोलॉजी के बारे में। यंगस्टर जैसे यहाँ पर है, वहाँ भी वैसे ही यंगस्टर्स हैं, यहाँ पर वैसी टेक्नोलॉजी, वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इतने अर्ली अडेप्टर्स नहीं है। और इंटरनेट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पीछे है नेपाल, इतना अच्छे से वहाँ कर नहीं पाया कुछ इंटरनेट। तो मैं आशा करता हूँ कि इंटरनेट की सिचुएशन नेपाल में अच्छी होगी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और वहाँ पर जो भी मिलिट्री के ऑपरेशंस हो रहे हैं, मिलिट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो भी मैं बोलूँ तो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, कि मोबाइल फ़ोन कौन से इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, जैसे इंडिया में है ना रियलमी, ओप्पो और शाओमी, नेपाल में सबसे ज़्यादा चलते हैं। और बैंकिंग की बात करें तो QR कोड से पे करना, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ग्रीन चैनल, है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। हाँ, इतने बड़े स्केल पर नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ बढ़िया से चलता है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे, कुछ प्रॉब्लम थी नेपाल की, या जो भी चीज़ है हमारी टेक्नोलॉजी की, मैंने आपको बता दिया। ये अर्ली अडेप्टर्स में से नहीं है, काफ़ी लेट आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ी है। मतलब इतना लेट अडेप्ट करने के बाद भी यहाँ पर 3G और 4G अभी अवेलेबल है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि स्पीड नहीं मिलती, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग नेपाल से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के यहाँ और सस्ता इंटरनेट आपको जल्दी मिले, अनलिमिटेड मिले। मैं तो कह रहा हूँ हर किसी को मिलना चाहिए इंटरनेट। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा इंटरनेट मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। सैमसंग के मोबाइल भी काफ़ी बिकते हैं वहाँ पर, और अभी जैसे हमारा कोरोना से हाल है उनका भी वैसे ही हाल है, अब तो वैसे दुनिया का ही वैसे हाल है। तो अगर आप नेपाल से देख रहे हैं तो मुझे और बताइए कि नेपाल में क्या टेक्नोलॉजी है। अपने देश के बारे में अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम सभी लोगों को पता रहे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, कितना महंगा है इंटरनेट, आपके यहाँ पर स्पीड कैसी आती है, आप क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेपाल के लोग बहुत जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ना आई होप मैंने आपको नेपाल के बारे में कुछ जानकारी दी होगी जो आपको शायद जाननी ज़रूरी होगी। और ये जानकारी तो आप खुद भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे दोस्त नेपाल से होंगे। भारत में भी बहुत सारे लोग नेपाल के रहते हैं और नेपाल में भी भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं। हम लोगों का आपस में चलता रहता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये कोर्स सिर्फ अभी मैं भारत के लोगों को ही दे रहा हूँ, भारत के बाहर ये कोर्सेज मैं किसी को अभी फ़िलहाल तो नहीं दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये कोर्स सिर्फ भारत के लिए मैंने बनाए हुए हैं, तो आप खरीद के सीख सकते हैं। आगे जब मैं दूसरी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।